तो एक बार फिर से बोल देता हूं कि रिफ्रैक्शन ऑन कर्व सरफेस पढ़ रहे हैं हम। जब प्लेन सरफेस होती थी और एक तरफ मीडियम होता था μ1, दूसरी तरफ होता था μ2, तो अगर इस तरफ से आते हुई रे का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस I और इधर जाते हुई का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, तो μ1 साइन I बराबर होता था μ2 साइन R। दिस वाज कौन सा लॉ था ये बच्चों? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता था। अब ये स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस पर भी वैलिड है। ओके, लेकिन एक मान लो इधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज जाएंगी कर्व्ड सरफेस की तरफ। एक रे तो सीधे सीधे चलेगी अलोंग द नॉर्मल, दूसरी रे इधर की तरफ आई। अब ये रे नॉर्मल नहीं होगी। मैंने तुमसे पूछा कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, जो इंटरफेस है दोनों मीडियम की, इसका सेंटर किस तरफ होगा, ऑन द राइट या ऑन द लेफ्ट? समझ में आता है? इसको पूरा स्फीयर बना दूं तो इसका सेंटर ऑन द राइट ही आना है। तो अगर इसका सेंटर ऑन द राइट है तो सेंटर से सरफेस को जोड़ने वाली लाइन क्या हो जाएगी बच्चों? नॉर्मल हो जाएगी या नहीं? दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर लाइट रे सरफेस से टकराई, वहां से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन क्या हो जाएगी? नॉर्मल। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है तो डज इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल? अवे। तो अगर ये वाला डेंसर है μ1 और μ2 रेयरर है, तो ये एक्चुअल में तो इधर जाना चाह रही थी, उससे अवे मुड़ जाएगी। लेकिन हमें तो वैल्यूज पता नहीं है, वी डोंट नो, तो हम उनको अंदाजा क्यों लगाए? अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है तो उस केस में इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है और इतना ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? ये सब किस पे डिपेंड करेगा? μ1 μ2 की वैल्यू पे। नैनी क्या है, समझ में आया? ये तीनों रेस नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करी है। एक्चुअल पाथ ये था, ये थोड़ा सा बेंड करी, ये उससे ज्यादा बेंड की, और ये वाली बहुत ज्यादा बेंड की। क्या ये समझ में आता है सब लोगों को? तो वी एक्चुअली कैन नॉट ड्रॉ दिस वन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। थोड़ा बेंड करा, थोड़ा ज्यादा बेंड किया, थोड़ा और ज्यादा बेंड किया। तो फिर हम क्या करेंगे? हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लिए। रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस के लिए एक और फॉर्मूला है जो कि लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला दोनों से अलग है। इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस होती है u, और मान लो इतना बेंड करता, मतलब बस अज्यूम कर रहा हूं कि इतना बेंड करता और यहां पे जाके क्या करता? इमेज बना देता। यहां पे जाके क्या बना देता? इमेज। तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस हो जाएगी v विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। और जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं दैट इज μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। व्हाट इज r हियर? r है इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या एक एक बात समझ में आई? v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और r इज द रेडियस ऑफ दिस सरफेस। यू कैन आस्क कि ये कहां से आया, एंड आई कैन टेल यू द प्रूफ ऑफ दिस वन। पहले इसको ऊपर लिख लो, फिर मैं बताता हूं कि ये कहां से आया। ओके, अब देखो मैं इसका प्रूफ समझा रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। ये होगा बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये समझ में आता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और ये वाला होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ज्यादा छोटी तो नहीं है फिगर, दिखाई दे रहा है आई और आर? अच्छा, इस एंगल को मैं अल्फा बोल दे रहा हूं, इसको बोल दे रहा हूं बीटा, और इसको बोल दे रहा हूं गामा। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी नेमिंग करनी पड़ेगी। ए यहां पे ड्रॉप किया, बी ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी, डी
और ई। अच्छा, अब मुझे चाहिए, इसको प्रूव करना है, इसको हटा देते हैं, एंड में ये आंसर आ जाना चाहिए। रिदम, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अल्फा वाले में tan यस सर। अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? हम्म परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अच्छा, tan बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा बीटा। और tan गामा की वैल्यू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबको समझ में आए? अगर एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तो मैंने तुम लोगों को बताया कि tan अल्फा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा। tan बीटा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बीटा, और tan गामा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू गामा। ये सबको पता है, अगर एंगल्स छोटे होते हैं तो tan थीटा, sin थीटा और थीटा इक्वल होते हैं। ओके, अब देखो, एक पुरानी थ्योरम है, तुम लोगों ने शायद पढ़ा हो 10th क्लास में, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा तो है, याद है या नहीं याद है? किसी भी ट्राइंगल, दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता था। ओके, यहां पे 1 + 2 बराबर ये होगा 3। तो बाय दैट लॉजिक, इन ट्राइंगल ECD R प्लस गामा बराबर बीटा होगा कि नहीं होगा? देख लो बच्चों, ध्यान से देखो। दिख गया या नहीं? R प्लस अल्फा इक्वल बीटा, यस सर। जिससे रिलेशन आ जाएगा R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। एक और ट्राइंगल कोई पकड़ लेते हैं, ट्राइंगल AEC में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई दिखाई दे रहा है? दिख गया सबको ना? ये दोनों इंटरनल एंगल है और ये वाला एक्सटर्नल एंगल। ऐसे ही यहां पर ये और ये इंटरनल एंगल थे और ये उनका एक्सटर्नल एंगल था, आर और गामा। फाइनली जब मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, तो मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं, μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R, और इनकी वैल्यूज उठा के यहां पुट कर सकता हूं, जो कि हो जाएगा μ1 इंटू साइन आई, एंगल छोटा है, आई साइन आई को आई की जगह रिप्लेस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर को आर लिख देंगे, बीटा माइनस गामा। अल्फा और बीटा में ये वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन अब मेरे पास स्पेस नहीं है इतने बड़े प्रूफ के लिए। तो कैन यू गाइज प्लीज राइट इट डाउन, यहां तक इसको कॉपी कर लो। तो मैं आगे का एक स्टेप बताया बस। मे बी आई कैन ट्राई डूइंग इट इन दिस वन। देखता हूं अगर फिट बैठ जाए तो। μ1 इंटू अल्फा की वैल्यू है EB अपॉन AB, प्लस बीटा की वैल्यू है EB अपॉन CB, इज इक्वल्स टू μ2 इंटू बीटा की वैल्यू है EB अपॉन CB, EB तो सब जगह कॉमन है, कट जाएगा, और माइनस गामा की वैल्यू है EB अपॉन BD, दैट इज μ1 इंटू 1 बाई AB। AB क्या है बच्चों?
दिखाई दे रहा है, ए बी की वैल्यू में माइनस यू पुट कर सकता हूं, क्योंकि u इज इक्वल्स टू माइनस ए बी होगा, जो केस हमने ड्रॉ किया है उसमें। ओके, और v इज इक्वल्स टू प्लस बी डी होगा, प्लस 1 बाई सी बी होगा r रेडियस, ये म्यू1 के साथ है, इज इक्वल्स टू म्यू2 इंटू 1 बाई सी बी होगा r माइनस 1 बाई बी डी, बी से लेके डी तक की डिस्टेंस होगा v। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो यू कैन सॉल्व दिस एंड गेट द फाइनल आंसर विच वाज, कहां लिखूं, विच वाज म्यू2 बाई v माइनस म्यू1 बाई u इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r। ये प्रूफ सिर्फ इस पर्पज से बताया ताकि तुम अब सोचो कि अरे थैंक गॉड हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, और इसको याद कर लो। ये प्रूफ तुम एग्जाम में नहीं करने वाले, बोर्ड्स में पूछ रहे तो अलग बात है, तब करना पड़ सकता है। ठीक है, इसका प्रूफ भले ही ना आता हो, इसका एप्लीकेशन आना चाहिए, और एप्लीकेशन इसका इजी नहीं होता क्योंकि साइन कन्वेंशन थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को। लेट्स से दिस इज अ ग्लास बॉल, ग्लास का म्यू अगर नहीं दिया हो तो यू हैव टू टेक 3/2, और इसके सेंटर से मतलब इसकी रेडियस दी हुई है r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड हियर इज अ स्मॉल बबल जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड हियर इज अवर ऑब्जर्वर जो कि उस बबल को देख रहा है। क्वेश्चन ये है, अगर ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन लिख लेना बच्चों, कैलकुलेट द एपरेंट डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम द सरफेस as seen by the observer। इसका इजियर वर्जन ये था कि यहां पर एक ग्लास स्लैब है और इसके अंदर एक बबल है, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर पे, और इस बबल को एक पर्सन देख रहा है यहां से। तो बच्चों इजियर वर्जन कर लोगे ना आप, इस बबल की एपरेंट हाइट कितनी होगी या डेप्थ कितनी होगी, कैसे करोगे बताना जरा। फॉर्मूला याद हुआ आप लोगों को, एपरेंट हाइट अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट हाइट अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद हो गया सबको। रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज दिस, ठीक है, पर यहां पे रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस नहीं है, यू हैव टू सॉल्व फॉर कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस पे आपसे सिर्फ साइन कन्वेंशन की ही गलती होगी। तो बस आप लोग मुझे ये बता दो u की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू तो निकालनी है, μ1 कौन सा होगा और μ2 कौन सा होगा, और r की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यही 5 चीजें चाहिए। तो अगर आप मुझे इन सब की वैल्यू सही सही बता दोगे तो मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा आपको। ये रहा ऑब्जेक्ट, एक रे तो डायरेक्टली पहुंच जाएगी आंख तक, दूसरी वाली कहीं और जाएगी, तो हमें ये पता करना है कि इसकी एपरेंट पोजीशन क्या दिखाई देगी। फॉर्मूला इज μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। रिदम u क्या होता है, u क्या होता है, u रेडियस नहीं, u रेडियस नहीं होता, r रेडियस होता है। u क्या होता है, मिरर के इतने सारे क्वेश्चन तो कराए थे, भूल कैसे गए।
मिरर फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसमें u क्या होता था? Sir, अरे यार क्या कर रहे हो अपने करियर के साथ तुम लोग? हाँ, क्या करोगे आगे चल के? रिदम कुछ देखता है ये वीडियोस, पढ़ाई करता है कुछ, या ऐसे ही निकाल रहा है 12th क्लास अपनी? कचरा वचरा साफ करने का प्लान है क्या तेरा? क्या प्लान है भाई? इतने सारे क्वेश्चन किए, यू वी आर एफ, हर बार डिसाइड किया। दोबारा भी देख सकते हो, तुम्हारे पास तो सारी वीडियोस दोबारा है, सेम वीडियोस। यू क्या होता है आकाश, बताओ? sir, object की distance होती है। अभी भी तो बोला था थोड़ी देर पहले, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी लेंगे यू की वैल्यू? -9 क्यों लिया बेटा? जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको ओरिजिन मान लिया करो, 0,0। ठीक है? जिधर से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन को क्या लेना है? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट की तरफ से ही लाइट आएगी 99% केसेस में। तो u क्या हो गया? -9 सेंटीमीटर। ओके, v मुझे कैलकुलेट करना है। μ1 कौन सा होगा? बोलो आकाश। हाँ, जिधर से लाइट आ रही है उसको μ1 3/2, और जिधर जा रही है उसको μ2 यानी एयर। बाहर तो हम एयर ही मान रहे हैं। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर की वैल्यू क्या लेंगे? है तो 12 सेंटीमीटर, +12 या -12? इसका जवाब नैनी भी दे सकती है लिख के मैसेज से। नैनी, रेडियस क्या लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव? रेडियस आर की वैल्यू पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर लेंगे या निगेटिव 12 सेंटीमीटर लेंगे? निगेटिव। वेरी गुड, क्योंकि जो सेंटर है वो किस साइड पर है? ऑब्जेक्ट की साइड पे। ऑब्जेक्ट की साइड जिधर से लाइट आती है उसको क्या लेते हैं? निगेटिव। तो आर की वैल्यू -12 सेंटीमीटर। मैंने तुम्हें सारी वैल्यूज दे दी, सबको इसमें पुट करो और आंसर निकाल के दिखाओ मुझे। कोई कैलकुलेशन कर रहा है या मैं ऐसे वेट कर रहा हूं? वेरी गुड, ये गलत लग रहा है मुझे, बट वेरी गुड, ट्राई करने के लिए। -μ1 इज 3/2 और u की वैल्यू इज -9। चेक करो, एक माइनस की गलती हुई होगी कुछ। μ2 - μ1/r, यही पुट की ना वैल्यूज? देखो, चेक करो क्या हुआ। मेरा तो बड़ा इजी आ रहा है। मेरा आ रहा है v = -8। 9 सेंटीमीटर पे रखा था और इसको खुद से कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा? 8 सेंटीमीटर पे, जो कि मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी ठीक लग रहा है। तो दिस इज माय आंसर। किसी को और कुछ बताना है तो बताओ, किसी का और कुछ आ रहा है तो। नैनी का आया कुछ? नहीं आया? हाँ बोलो। Sir, ये जो इसकी नहीं, अलग नहीं है, सेम साइन कन्वेंशन है सब जगह। तुमसे कहाँ हुई? अभी हुई नहीं। साइन कन्वेंशन सब जगह एक ही है। इसमें रेडियस का साइन रखने में लोग गलती करते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे से तो कभी नहीं होती थी, अनलेस इट इज अ सिली मिस्टेक। मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं होता था डायरेक्शन में। -8 ही आ रहा है। रिदम, तू कोई बुक सॉल्व कर रहा है ना रे ऑप्टिक्स की? क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि तुम संडे के संडे तुम लोग आ जाया करो, डाउट्स आउट्स लेके, ऐसा कुछ कर सकते हैं?
यू वी और एफ एकदम ध्यान रखो, क्योंकि मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला इस पर तो काफी कम क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूले पे आते हैं, और जो नेमिंग वहां है वही यहां है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, होने दो। ओके, इसको हटा रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। नहीं, पहले तो तुम साइन कन्वेंशन खुद से सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि एक फिश पॉट है, मतलब स्फेरिकल फिश पॉट है, ठीक है, और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, स्फेरिकल फिश पॉट है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, और एक उसमें फिश है, यहां पर, कहां पर है, यहां पर है फिश, हे भगवान। ओके, और इसको यहां से कोई देख रहा है, ऑब्जर्वर इस बार इधर से देख रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस है बच्चों 18 सेंटीमीटर, और फिश की सेंटर से डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। वाटर का म्यू आपको पता ही है कितना है, 4/3, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? कैलकुलेट द एपरेंट डिस्टेंस ऑफ द फिश फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है। पहली बात बच्चों ध्यान रखना कि सेंटर ऑब्जर्वर को सही जगह दिखाई देगा, तो सेंटर कभी गलत नहीं दिखाई देगा। पता है क्यों? क्योंकि सेंटर से सारी की सारी लाइट कैसे आ रही होगी? नॉर्मल, तो वो एकदम बिना डेविएशन के बाहर जाएगी, तो सेंटर हमेशा सही जगह दिखाई देगा। दूसरी बात, फिश की यहां से डिस्टेंस निकाल लेना। दिस इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो आपको इसको ओरिजिन लेना है। ओके, तो मैंने इतनी हेल्प कर दी। u आपका 6 प्लस रेडियस कितना होता है? 6 प्लस रेडियस 24 है, पर प्लस का है या माइनस का ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। वैसे मुझे आपको क्यों ही कंफ्यूज करूं, u तो हम हमेशा निगेटिव ही लेते हैं, तो लेट्स टेक इट एज -24 सेंटीमीटर। ओके, u की वैल्यू गिवन है, आपको r की वैल्यू और μ1 μ2 की वैल्यू खुद से डिफाइन वो करनी है, डिसाइड, एंड देन यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन दिस। μ2 by v minus μ1 by u is equals to μ2 minus μ1 by r। नैनी आंसर आया तुम्हारा? अच्छा चलो बताओ, μ1 क्या लोगे? लाइट रेस किधर से आएंगी? इस तरफ से, किधर जाएगी? बाहर, तो μ1 होगा 4/3। किधर जाएंगी? एयर में, तो μ2 होगा 1। u को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो अभी भी हम एक्सेप्शन नहीं करेंगे। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उधर से जिधर रेज आ रही है उसी साइड को नेगेटिव लेंगे। अगर राइट हैंड साइड को नेगेटिव लिया तो रेडियस कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? यस, ये ओरिजिन है और इस तरफ वाली साइड नेगेटिव ली है, तो रेडियस हो जाएगी नेगेटिव। ओके, अब बस वैल्यूज इसमें पुट कर दो। आंसर आया किसी का? देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। अगर r पॉजिटिव ले रहे हो तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव मान रहे हो, तो फिर u को भी पॉजिटिव रखो, और ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव ली है। समझ रहे हो या नहीं? एक भी मिसस्टेप किया, एक भी शॉर्टकट मारा, इसमें तुरंत गलत होता है। किसी का आया आंसर? v इज इक्वल्स टू मेरा आ रहा है -27, मतलब उस बंदे को फिश यहां से कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगी? 27 सेंटीमीटर, यहां पर दिखाई देगी। अब रे डायग्राम में नहीं बना सकता इसका,
मतलब बना तो सकता हूँ, वो कचरा मच जाएगा पूरा, उसको यहाँ दिखाई देगी। सेंटर से कितना डिस्टेंस हुआ, 27 माइनस 80, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर दिखाई देगी। समझ में आया बच्चों? कोई भी डाउट है तो यू हैव टू क्लियर राइट नाउ। 1 - 4/3 है, तो ये -1/3 आएगा। 1 - 4 नहीं है, 1 - 4 नहीं है वो, 1 - 4/3 है। तो एलसीएम लेंगे ना, तो -1/3 आएगा। ये पूरा है ब्रैकेट में, 1 - 4/3। हाँ बोलो। पूछो कहां पर प्रॉब्लम है तुमको, बताओ। क्यों ले रहे हो? जिस तरफ से लाइट आ रही है, क्या क्या उस सरफेस का सेंटर उसी तरफ है? इस सरफेस का सेंटर किस तरफ है जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है? और राइट साइड तुमने यू नेगेटिव ले रखा है, तो फिर आर को भी क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। आया समझ में या नहीं? तो इसमें भी उससे ही करो, फिर u को 24 प्लस का लिख देना, r को प्लस का लिख देना, v प्लस का आ जाएगा, तुम्हें तब भी पता चल जाएगा कि इससे राइट साइड होगी पोजीशन। समझे? हाँ, अगर तुम मिरर फॉर्मूले में वैसा करते थे तो यहां भी तुम वैसा कर सकते हो कि सर मैं तो इसको ओरिजिन मानूंगा, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, राइट साइड को पॉजिटिव लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर अगर तुम वैसा करते हो तो फिर u को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं? उससे भी सही आंसर आएगा। नो टेंशन, नो कंफ्यूजन। हाँ, तो पॉजिटिव से तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या कि यहां पर है इमेज, है ना? लोकेशन तो तब भी तुम्हें सही पता चली ना। आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आया क्योंकि तुमने हमारे कन्वेंशन से उल्टा लिया हुआ है। ओके, अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि एक ग्लास स्लैब है, इसमें कर्व नहीं है बच्चों, इसमें रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस ही है, लेकिन मेरे को अभी अभी याद आया तो मैं बता दूं कि एक ग्लास सरफेस है, उसको एक तरफ सिल्वर पेंट कर दिया। क्या कर दिया? सिल्वर पेंट कर दिया। बच्चों, सिल्वर पेंट करने से कोई भी सरफेस मिरर बन जाती है दूसरी तरफ से। तो एक ग्लास स्लैब है, उसकी थिकनेस दी हुई है से 20 सेंटीमीटर, और उससे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, या एक, हाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, चलो ऑब्जेक्ट भी नहीं, यहां पर हमने एक ऑब्जर्वर रख दिया, और ये किस में देख रहा है? ग्लास स्लैब में देख रहा है खुद को। तो क्वेश्चन लिख लो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिमसेल्फ, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिमसेल्फ विल ही सी हिज ओन इमेज। उसे अपनी इमेज कहां दिखाई देगी मिरर के अंदर, कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगी? ये जो ग्लास स्लैब है इसका म्यू 3/2 है, इसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों ये खुद ही है, ये खुद ही ऑब्जेक्ट है, मतलब इससे रेज जाएंगी कहां तक? मिरर तक। ये वाली रे सीधी सीधी भेज दी मैंने। दूसरी रे जो जाएगी बच्चों किधर बेंड होगी? टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बताओ, बोलो। एक रे तो ऐसे जाके वापस आ जाएगी, दूसरी वाली जो रे है ये किधर बेंड होगी? टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? नहीं, इट्स गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट्स गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। डेंसर में कहा जाती है रे? टुवर्ड द नॉर्मल। आया समझ में या नहीं? और अगर ये टुवर्ड द नॉर्मल है तो ये कहां से आती दिखाई देगी? मिरर को क्या लगेगा कि ये दोनों रेज इस पॉइंट से आ रही। क्या तुम लोग इतना रे डायग्राम बना पा रहे हो खुद से या नहीं? एक सीधी और एक एंगल पे।
अगर बना पा रहे हो तो मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मिरर को ये पर्सन कहां दिखाई देगा, इस जगह पे। दिस इज द इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन में ये ऑब्जेक्ट था, पहले रिफ्रैक्शन में इमेज यहां पहुंच गई, ये इमेज 1 है। किसकी वजह से बनी है ये? इस फर्स्ट रिफ्रैक्शन की वजह से। किसके लिए बनी है ये इमेज? ये मिरर को ये बंदा यहां दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आई नैनी? और फिर ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल पे, और अब ये रे कहां से आती हुई दिखाई देगी? ये वाली रे और ये वाली रे कहां से आती हुई दिखाई देंगी? एट सम पॉइंट हियर। और ये आपकी बनी सेकेंड इमेज। किसमें? रिफ्लेक्शन इन द मिरर में, इमेज 2। आई बात समझ में सबको? मिरर को ये बंदा थोड़ा सा पीछे दिखाई देगा, जितना पीछे दिखाई देगा वो अपने पीछे उसी डिस्टेंस पे इमेज बना देगा। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब पहली चीज, इस बंदे की एक्चुअल हाइट कितनी थी? ये डिस्टेंस थी 30 सेंटीमीटर। तो ये वाली एपरेंट हाइट, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h1, h इंटू 3/2 या h डिवाइड बाई 3/2। मैंने क्या बोला था, बस इतना ध्यान रखो कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उतने से काम चल जाएगा। या तो h बाई म्यू या h इंटू म्यू। तो आई थिंक यहां पर h इंटू म्यू हो जाएगा 30 इंटू 3/2। कितना हुआ? 90/2, 45। तो 45 तो ये हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस, प्लस मिरर के लिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 45। ये इतना 45 आया, प्लस ये 20, तो मिरर से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 65 सेंटीमीटर। और मिरर अपने पीछे कितनी डिस्टेंस पे इमेज बना देगा? 65 सेंटीमीटर पर। मिरर का तो यही काम, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने डिस्टेंस पे इमेज बना दो। ये थोड़ा छोटा बनाना पड़ा, मुझे जगह नहीं मिल रही इधर। क्या यहां तक सब लोग पहुंचे? हाँ बोलो। किस में रखना है यू की वैल्यू? मिरर के लिए? मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है? 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्लास एंड 65 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ओन सरफेस। 65 रखेगा, यस। जो रे बच्चों मिरर पे गिर रही है, ये वाली, ये किस पॉइंट से आती दिख रही है? 65 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, यहां से। तो वो इमेज कितने पीछे बनेगी? सिमिलर ट्राइंगल से 65 सेंटीमीटर पीछे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब आया द टफ पार्ट। ये वाला 45 आया था, और 45 के बाद मिरर से डिस्टेंस 65 हो गई थी, और मिरर ने 65 पीछे इमेज बना दी। ये रे जो बाहर आ रही है अभी, इसका एक और रिफ्रैक्शन होगा यहां पर, होगा या नहीं होगा? इस बार ये किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अगर ये अवे चली गई तो इट विल अपीयर टू बी कमिंग समवेयर फ्रॉम हियर। दिस इज द फाइनल इमेज दैट द ह्यूमन विल सी। रे अंदर गई, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट हुई, बाहर आई, रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये रे और ये वाली रे दोनों बाहर आ गई, ह्यूमन को दिखाई देंगी ये दोनों रेज, और उसको अपनी इमेज यहां पे दिखाई देगी। रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे हुआ? इस वाली सरफेस पे। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी थी ऑब्जेक्ट की? यहां से अगर 65 थी तो यहां से 85 थी, 85। अब ये जो एपरेंट हाइट होगी इस रिफ्रैक्शन की वजह से h2, ये 85 इंटू म्यू होगी या 85 बाई म्यू होगी? डिक्रीज हो रही है, तो 85 बाई 3/2, दैट इज 170/3। यहां पर h2 जो है वो आया 170/3। इस पर्सन को अपनी इमेज कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगी?
170 बाई 3 प्लस 30 सेंटीमीटर कितना होता है ये? 260 बाई 3 सेंटीमीटर। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन चला गया। मेंस और नीट में बस पहली इमेज की डिस्टेंस ही पूछेंगे इसकी, ठीक है, या फिर सिर्फ इसकी। तीसरी इमेज तक बात नहीं जाएगी मेंस या नीट में कभी। बट दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप एक ग्लास स्लैब को एक तरफ से सिल्वर पेंट कर देते हो। उसमें जो भी रे आएगी उसका 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा, और हर बार ऑब्जेक्ट के एक नई इमेज बनती जाएगी। इसको नोट डाउन करो। डिट्टो ऐसे ही ऑफिस, हाँ हेलो, हाँ क्या ऑफिस आप आए थे शायद एक बार? अच्छा आज नहीं, आज हम लोग आए थे ऑफिस लेकिन घर चले आए। संडे है ना सर आज? आप आए हो क्या आज? अरे बता देते तो हम लोग रुक जाते। हाँ हाँ हाँ, उनके साथ ही है हमारा। दूसरी तरफ रोड साइड हमने बोर्ड लगवाया हुआ है बड़ा। क्यों, बिल्डिंग के अंदर तो कोई आ जाता है तो उसके बाद तो मिल ही जाता है। रोड साइड जो बड़ी जगह है उस पर हमने बोर्ड लगाया हुआ है। हाँ 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 हाँ, गेट पे। हाँ हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब बच्ची अभी ऑनलाइन ही पढ़ेगी ना आपकी थोड़े टाइम? अच्छा ठीक है, तो हाँ वो ऑनलाइन वाला ही बैच है, शाम को चलता रहेगा वो 8 से 10 के बीच में, ठीक है। हफ्ते में अभी 4-5 दिन क्लास लगा देंगे, बाद में 6 दिन कर देंगे। थोड़े से वो बैच भर जाता है तो उस बैच में 7-8 बच्चे ही रहेंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। तो 7-8 बच्चे रहेंगे तो फीस उसकी 40,000 ही डिसाइड की है। और हाँ आप बता दीजिए, आप जमा अभी करा दीजिए, फिर दिवाली पे करा दीजिए। 2 बार में जितने, हाँ 1.5 महीने पहले क्या मैंने मंथली फीस के बारे में आपको बोला था? हाँ लेकिन अब सर मंथली नहीं लेंगे, क्योंकि मंथली ना 5-10 बच्चों में तो मैनेज हो जाता था, सबको कॉल कर करके बोल दिया। हाँ बच्चों का काउंट अब आई थिंक इस साल 40-50 चला जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सबको कॉल करो हर महीने, फिर बोलो कि फीस जमा कर दो। थोड़ा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है बच्चे से कॉल करके बार बार फीस के लिए बोलना, इसलिए हाँ। और थोड़ा अभी एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है ना इतने टाइम बाद, तो खर्चे भी बहुत ज्यादा है। तो अगर हाँ मतलब हो पॉसिबल तो आप अभी करा दीजिए 20,000 और दिवाली के अराउंड करा दीजिएगा बची हुई फीस। बच्ची को पढ़ लेने दीजिए और 1-आध हफ्ते पढ़ ले, लेकिन जब जैसे उसको हो कि हाँ ठीक है हमें सर से ही पढ़ना है, कंफर्म करे, तो फिर आप जमा कर दीजिएगा फीस। क्या बोले थे हम आपको? मंथली फीस में हम पता नहीं सर, अब अभी तो ये समझो कि 7 महीने। हाँ तो अब नहीं तो उसे पढ़ लेने दीजिए, क्योंकि एक बार जब मैं बैच फाइनल करूंगा 7-8 बच्चे ही होंगे, तो हाँ अगर मुझे 2 घंटे डेली का कमिट करना है 6 दिन, यानी डेली का 2 घंटे कमिट करना ही करना है उस बैच में, तो आई वुड प्रेफर कि 5-6 बच्चे जो भी हैं वो अपना कंफर्म कर दें कि हाँ सर अब हम आपके यहाँ पढ़ेंगे, ये रही फीस आधी, और आधी फीस दिवाली के बाद। हाँ क्योंकि बाद में अगर 1-2 बच्चा बचता है उसके लिए भी मुझे डेली 2 घंटा देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उस बच्चे को, हाँ जैसे एक बच्चा बिहार में बैठा है, वो इस साल दिल्ली आ ही नहीं सकता, तो उसने बोला सर हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है, आप हमारे लिए ऑनलाइन बैच चला दो। हमने कहा एक बच्चे के लिए हम दिन के 2 घंटे दे देंगे, हमारे पास दिन में 8-10 घंटे ही है ना। और अभी हम कमिट कर दें, फीस भी ले लें उससे, और बाद में अगर ना दे पाए तो वो तो अधर में अटकेगा ना, बहुत बुरा। हाँ तो हम जो भी 6-7 बच्चे हाँ नहीं दे पाएंगे, इसी जो भी 6-7 बच्चे हो जाते हैं उनसे बात करके कि भाई अब आप लोग फाइनल कर रहे हो ना, ठीक है, तो
हाँ 50% अभी जमा कर दो, 2-3 महीने पढ़ लो, दिवाली के बाद बाकी कर देना। तब तक क्योंकि 7 महीने ही है ना, तो लगभग हाँ 3 दिन हम 11th पढ़ाएंगे, 3 दिन 12th पढ़ाएंगे। अभी एक हफ्ता और थोड़ा स्लो चलाएंगे ताकि और जो बच्चे जुड़ने जुड़ जाए। 4 बच्चे हो गए हैं उसमें, 7-8 बच्चे हो जाए बस, उसके बाद उसको लॉक कर देंगे। लेकिन ऑनलाइन में सर 10-15 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। दिक्कत क्या है ना, माइक ऑन रखवाना है, माइक ऑफ करवा देंगे तो बच्चा फिर वो यूट्यूब पे वीडियो के देखने जैसा हो जाएगा। माइक सबका ऑन रखवाना है। हाँ माइक अगर हम, हाँ 7-8 बच्चों से ज्यादा का माइक और वीडियो ऑन, किसी का इंटरनेट ही नहीं झेल पाएगा। हाँ किसी का इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है हम लोगों के यहाँ। मतलब हम तो दिल्ली में बैठे हैं, बाकी बच्चे तो, हाँ दिल्ली वाले के लिए तो दिक्कत नहीं है, पर बाकी सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो 7-8 बच्चों से ज्यादा उस बैच में नहीं होगा, इसी शर्त पे इतनी फीस ले रहे हैं। ऐसे ही जो बच्चा क्लासरूम आएगा उसके लिए भी ये है कि 12-13 से बच्चा ऊपर नहीं जाएगा। 30 बच्चों का क्लासरूम है, हम 12-13 ही फिल करेंगे इस बार। हाँ इस साल तो अलाउ भी नहीं होगा। और हाँ 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 लेकिन बच्चा तो आएगा, जिसका दूसरा ड्रॉप या तीसरा ड्रॉप है ना, वो अपना 1 साल खराब नहीं होने देगा किसी भी हालत में। हाँ नैनीताल का बच्चा आया कल, एक पलवल का आया, 2 बच्चे कल मिलके गए। तो बच्चा तो इतने रेस्ट्रिक्शन में भी निकल रहा है बाहर। तो अभी तो नीट का रिजल्ट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब बच्चे आपको कंफर्म कर दे, जब बच्चे आपको कंफर्म कर दे, उसमें आप मेरा रिस्क समझो ना। अगर मंथली में बाद में कम रहते हैं बच्चे, 2-3 बच्चों के लिए पूरा सिलेबस चलाना पड़ गया तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा, और वो बच्चा भी बहुत बुरा फंस जाएगा कि अब मैं आधे साल में दूसरा टीचर कहां से ढूंढूंगा। हाँ हाँ तो इसीलिए मैं 8 बच्चे चाह रहा हूं कि भैया कंफर्म हो जाए। आप 8 बच्चे हो, अगर आपने 50% ही फीस दे दी तो मैं ले दे के, भले ही मेरा लॉस हो रहा हो, कम से कम 7 महीने खींच दूंगा सिलेबस। पूरी फीस आ गई तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है सर, ठीक, नमस्ते। हेलो, अरे क्लास खत्म नहीं, कोई भाग तो नहीं गया? अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये आया थोड़ी अभी समझ में? अभी मैं समझाऊंगा इसको, ठीक? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसे अभी 2-3 करेंगे। जब मैं ओरली कर दूंगा तब मैं उम्मीद करूंगा कि तुम आप पेन चला के कर लोगे, ठीक है? चलो, इनफैक्ट तुम ही बताओगे आकाश, क्योंकि तुम्हारा माइक चल रहा है, नैनी बता नहीं रही, तुम और रिदम ही बताओगे, ठीक है? तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा एक लाइट बल्ब मान लेते हैं, ठीक है? एक लाइट बल्ब है, बहुत सारी रेज है हर तरफ निकल रही, ठीक है? ये लाइट बल्ब, और ये है ग्लास स्लैब, ये है 6 सेंटीमीटर की, इसकी विड्थ है 6 सेंटीमीटर, और इसका म्यू है 3/2, ओके? और ये मिरर हो गया, साइड में मिरर है पीछे। अब बताओ, यहां से जो लाइट रे आएगी जब वो एंटर करेगी तो किस तरफ मुड़ेगी, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अरे तुमको बोलना चाहिए तो सर ये वाली तो सीधी सीधी जाएगी है ना? इधर बनाते हैं एंगल। हाँ देखते रहना बच्चों, ध्यान से, नैनी ध्यान से देखना, ठीक है? ये इधर एंगल पे आई। अब बताओ ये वाली लाइट रे किधर बेंड करेगी, टुवर्ड या अवे? टुवर्ड बेंड करेगी, बहुत बढ़िया, टुवर्ड। अरे मैंने ये वाली डिस्टेंस तो दी ही नहीं, ये वाली डिस्टेंस भी चलो 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब बताओ ये दोनों, ये टुवर्ड द बेंड कर गई। अगर ये मिरर एक इंसान होता तो इसको ये ऑब्जेक्ट की रेज यहां से आती दिखती कि नहीं दिखती, ये बताओ? दूर दिखाई देती, दूर दिखाई देंगे तो एच म्यू या एच इंटू म्यू? हाँ मैंने एक ही बात, एच इंटू म्यू और एच बाई म्यू, तो एच इंटू म्यू, तो एच इंटू म्यू हो गया 6 इंटू 3/2, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये पहली इमेज बनी, यहां पर था नहीं बल्ब, पर मिरर को लगेगा कि बल्ब यहां पर है, I1। तो मिरर I1 की इमेज कहां बना देगा? प्लेन मिरर बच्चों
जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था बच्चों। मिरर के लिए जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की इमेज बनी इन दिस प्लेन सरफेस, मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट हो गया। मिरर के लिए जो रेज आई वो इस वाली इमेज से आई, तो वो उसको सेम डिस्टेंस पे पीछे बना देगा। तो बताओ मिरर कहां पे बनाएगा इमेज, कितनी डिस्टेंस पीछे बनाएगा? सोच समझ के बोले। 9 + 6। ये 9 और ये वाला 6, मतलब ये वाली डिस्टेंस 9 + 6 15 सेंटीमीटर। तो मिरर ने यहां पे बना दी इमेज, बहुत बढ़िया, 15 सेंटीमीटर। अब इससे इसकी जो रे जा रही होगी, एक्चुअली इससे कोई रे नहीं आ रही होगी, यही वाली रे रिफ्लेक्ट होके जो वापस जाएगी, तो बाहर जाते टाइम बच्चों इसका फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब ये किस तरफ बेंड करेगी? अब ये कराती बेंड। अब ये रे एक्चुअली इस पॉइंट से आती दिखाई देगी और ये वाली रे भी इससे आती दिखाई देगी। तो ये बनी अपनी फाइनल इमेज I3। बच्चों टफ से टफ काम हो ना, एक ही दिन में 3 बार करो तो इजी लगने लगता है। अब बताओ पिछली बार से थोड़ा इजी लगा कि नहीं लगा? हाँ सर। ठीक है, देखना ये वाली इमेज की रेज यहां से आ रही थी और ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, तो कितनी डिस्टेंस से आ रही थी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से? 15 + 6, 15 + 6 कितना? 21 से। 21 से ये वाली जो रे कहां से आ रही थी? यहां से, मतलब एटलीस्ट आती दिख रही थी यहां से, और फिर ऐसे बेंड हो गई। तो अब h म्यू या h/μ कितना आ गया? ये भगवान ने क्या लिख दिया मैंने, 21/3/2, ठीक से लिखता हूं, 21/μ लिख देता हूं। तो ये कितना हो गया? 21/3/2, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इस बल्ब और इसकी इमेज के बीच फाइनल डिस्टेंस कितनी हुई? 14 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर। देखो उतना टफ भी नहीं है जितना तुम्हें पहली बार में लगा। समझ में आया? एक बार तुमको खुद से करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू ले लो, एक बार खुद से कर लो, फिर कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। समझ में आई बात? ठीक है, कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे बताओ कि सर अब हम ट्राई करेंगे, तो मैं तुम्हें वैल्यू लिख के दे दूं, तो तुम उसको खुद से कर लो। ठीक है, एक काम करो, इसको एग्जाम्पल 2 को लिख लो, फिर भी क्या पता ये वाला थोड़ा बेटर फिगर बनाओगे तुम पिछले वाले से। ठीक है, तू भी लिख लेना इस वाले को। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? अच्छा, तुम लोग मेरे नोट्स बनाते हो ना या स्क्रीनशॉट के सहारे चल रहा है इस साल? चलो हटाऊं इसको। ठीक है, अब तुम देखना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे। हम ये दे दे रहे हैं फिगर एक, इसमें कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी आता है। इस पूल में पानी भरा हुआ है और नीचे मिरर है, ठीक है, और यहां से ऑब्जर्वर पूल के अंदर देख रहा है। ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। ये वाटर, सेम नहीं आएगा आंसर इस बार क्योंकि इसमें वाटर है, उसमें ग्लास था। और ये वाली डिस्टेंस कितनी थे? ये भी 6 सेंटीमीटर, नहीं ये 3 सेंटीमीटर है। पूरा ट्राई मारना, ठीक है, इसको अपनी इमेज कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी फाइनल। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं चेक करने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड फाइनल इमेज एज सीन बाय हिम। ओके बच्चों, हटाए इसको भी। नहीं, बस यही एक क्वेश्चन होमवर्क है, एक ही तो क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्योंकि अब मैं इसको भी करा दूंगा तो फिर तुम कैसे सीखोगे। ठीक है, हटाऊं इसको? ठीक है।
एक और चीज बतानी थी मुझे, लेंस मेकर फॉर्मूला। बच्चों जो लेंस होते हैं वो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, पर इन रियलिटी ये लेंस जो होता है ये होता है बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, और ये वाला होता है बाई कॉनकेव। सिर्फ कॉनकेव लिखा है तो भी वही है। इसके अलावा भी बड़े सारे लेंस होते हैं। ये क्या होगा? प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये होगा प्लेनो कॉनकेव, और ऐसा भी हो सकता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसका उल्टा बनाऊं तो एक्चुअली वो सेम ही बात है, पर फिर भी कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो बना देते हैं। कॉनकेवो कॉन्वेक्स बनाऊं या कॉन्वेक्सो कॉनकेव बनाऊं, वो एक ही बात है। देखने में भले ही अलग अलग लगे पर ये दोनों एक जैसे। तो ये सारी भी सिचुएशंस हो सकती है। तो बेसिकली लेंस फॉर्मूला सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हर लेंस की दो रेडियाई हो सकती है। हालांकि हम लोग सोचते हैं कि दोनों रेडियाई बराबर होती है, R1 R2, पर वो सिर्फ इन दो लेंस के लिए होती है। बाकी सब के लिए, इसके लिए R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी है, R2 की कुछ वैल्यू होगी, इसके लिए R1 की कुछ वैल्यू है और R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इसके लिए R1 R2 दोनों अलग अलग है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, ऐसा ही इसके लिए है R1 R2। तो बेसिकली लेंस की मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दो रेडियाई हो सकती है, हो सकता है दोनों बराबर हो, पर लेंस की दो रेडियाई होती है। और लेंस का एक म्यू होता है। तो जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वो सिंपली R/2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। और वो जो फॉर्मूला है जिससे हम लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहां पर μ2 किसकी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस की। μ1 किसकी है? सराउंडिंग की। या फिर μ माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये कब यूज करेंगे? जब सराउंडिंग में एयर हो। तो फिर μ1 की जगह एयर हो गया और म्यू हो गया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? लेंस की फोकल लेंथ किस किस चीज पे डिपेंड करती है? उसके अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ये लेंस का है, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और उसकी दो रेडियाई पे। और हमें लेंस की फोकल लेंथ लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो फॉर्मूला लिख लो, इसका एप्लीकेशन हम लोग वेंसडे को करेंगे। ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, ये दो चीजें हम वेंसडे को करेंगे। सबने लिख लिया फॉर्मूला? इसमें भी गलती वो साइन कन्वेंशन की होगी और कोई गलती नहीं होगी। देखो मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं, एक सिंगल एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे मैं पूछ लूं कि ये एक लेंस है, इसकी दोनों रेडियाई R1 20 सेंटीमीटर है, R2 भी 20 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकल लेंथ ग्लास का बना है तो 3/2 है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो इसकी फोकल लेंथ निकालो एयर में। जब ये एयर में रखा है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? तो 1/f इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। बच्चों ध्यान से देखना, μ2 बाई μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन एयर माइनस 1 बाई R1 हम अपना नॉर्मल ये मानते हैं, इधर से लाइट रे आ रही है
R1 भाई इस वाली सरफेस का सेंटर किधर होगा, ऑन द राइट, तो R1 कैसी लिखी जाएगी, पॉजिटिव, माइनस 1/R2 इस वाली सरफेस का सेंटर किधर आएगा, ऑन द लेफ्ट, तो इसकी रेडियस लिखी जाएगी -20 सेंटीमीटर। अगर दोनों प्लस लिख देते तो कट जाते और इंफिनिटी हो जाता। 3/2 -1 इंटू 1/20 प्लस 1/20 दैट इज 1/2 इंटू 2/20। 2 से 2 गया, फोकल लेंथ कितनी आई, 20 सेंटीमीटर। हम लोग हमेशा सोचते थे रेडियस के हाफ होता है, लेकिन वो सिर्फ मिरर में होता है। लेंस में वो रेडियस के बराबर भी आ सकता है, हाफ भी आ सकता है, 1/4 भी आ सकता है और डबल भी आ सकता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के? फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब है अगर लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो किधर जाएंगी, फोकस पे। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है इट मींस इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। पर हाँ, इस सब पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बस एग्जाम्पल दिखा रहा था साइन कन्वेंशन का, प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं। तो वी विल कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लॉट ऑफ लेंसेज एंड देन we will use them in lens formula 1/v minus 1/u equals to 1/f to calculate position of objects and images. Is that clear? Okay, नैनी आपकी फीस रहती है लास्ट 2 मंथ्स की, प्लीज जमा करवा देना, और बस अमेया की रहती है, बाकी सबकी फीस हो गई इस मंथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर की तक की फीस करा दो अब हम अक्टूबर में, ताकि मैं फिर सिलेबस 12th का खत्म करा सकूँ। ठीक है? हाँ, कुछ बोल रहे हो आकाश? चलो बाय।